एवरीवन। सो आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री 2018 में हिमाचल प्रदेश में पूछे गए कमीशन में क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन ही देखे जाते हैं इन पेपर्स में। फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इसमें अच्छा कंसेप्ट चेक हो जाता है सब्जेक्ट में। फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल for that of polonium simple primitive cubic unit cell है is 1 each atom। so कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। BCC में टोटल एटम्स 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। फेस सेंटर्ड में 4 हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड डायमंड DCC में 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और 6 एटम्स फेसेस पे हैं और 2 एटम्स यूनिट सेल में हैं। तो यहाँ पे 6 एटम्स निकाले हैं। DCC में हम देख लेते हैं, DCC में कहाँ कहाँ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स पे होते हैं, प्लस फेस पे होते हैं, और उसके बाद हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स में होते हैं। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा कॉर्नर का, 8 × 1/8, सो 1 आ जाएगा। फेस के लिए 6 फेसेस हैं और 2 सेल्स उसको शेयर कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड आपके 8 होते हैं पर यूनिट सेल, तो उसमें हाफ ऑफ लेना है, तो यह आ जाएगा 4। तो टोटल मिला के 8 एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ आएंगे, जो कि आंसर रॉन्ग है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 25वां क्वेश्चन डायपलमेंट पे है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है। नाइट्रोबेंजीन की है 3.93 डायपोल मोमेंट, एंड देन टॉलिन की है 0.46 और क्लोरोबेंजीन की है 1.55 डिवाइड। कॉस थीटा की वैल्यूज और कॉस 60 की दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डायपोल मोमेंट अगर 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का निकालें एंड 1,3 डाई सब्सटीट्यूट बेंजीन का निकालें, तो ये वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इसमें 1.73 p, तो P आपका डायपोलमेंट है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसमें 1 तो ये हमारा डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन 1,2 और 1,3 का बोला है। 1,2 में यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे एटम्स, और 1,3 में मेटा पोजीशन पे एटम्स आ जाएंगे, सब्सटीट्यूएंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, जबकि मेटा के केस में थीटा इज़ 120 डिग्री। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि एटम सेम है तो इसकी नेट डायपोलमेंट विल बी इक्वल टू, अगर इस केस में हम μ1 ले लेते हैं इसकी डायपोल मोमेंट, तो जो 1,3 है इसमें 60 डिग्री का डिफरेंस है, 60 डिग्री एंगल ज़्यादा, तो हम थीटा ले लेंगे यहाँ पे दोनों का। तो म्यू नेट हम निकाल रहे हैं मेटा आइसोमर का कितना आने वाला है। ओके 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड का है 1.73 और 1,3 का है P रिस्पेक्टिवली, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। म्यू नेट ऑर्थो के लिए निकाल लेते हैं। नेचुरल सी बात है, थीटा के साथ आपका म्यू जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। म्यू नेट का फॉर्मूला होता है μ1² μ2² प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा अंडर द रूट। ये इसका फॉर्मूला है म्यू नेट निकालने का। अब यहाँ पे cos थीटा के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो 1,2 आइसोमर का हायर होगी डायपोलमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे थीटा 60 है एक केस में और दूसरे में है 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि सेम एटम्स है तो μ1 हम सेम ले लेंगे। तो फर्स्ट केस में सेकंड केस का निकाल लेते हैं हम मेटा आइसोमर का, म्यू नेट ऑफ मेटा आइसोमर। सो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा μ1² प्लस μ1² प्लस 2 μ1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेम एटम है, तो दोनों ही हम बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 120 अंडर रूट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, cos 120 की होती है -1/2। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और μ1 हमारा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। तो μ1 ब्रैकेट के बाहर आ गया और अंदर बच गया हमारे पास 1 + 1
-1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद μ1, या जिसको इसने P बोला है। अब म्यू नेट ऑफ ऑर्थो आइसोमर क्या हो जाएगा, ऑर्थो दैट इज़ 1 2, इसमें आ जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 एंड cos 60 अंडर रूट, तो cos 60 की वैल्यू होती है +1/2, तो ये कैंसिल आउट होके μ1 बाहर आ जाएगा, जिसको हम P लिख रहे हैं, अंदर आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा μ1 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 μ1 या P। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है कि जो डायपोलमेंट है 1,4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की, वो हम सिंपली इनकी डायपोलमेंट को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, तो नेट डायपोलमेंट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फॉर्मूले लगाया μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका बी है। 26th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है केमिजॉर्प्शन की, बट फिजिजॉर्प्शन में वो होता है। तो ये स्टेटमेंट है, एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ये फिजिजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है। एड्जॉर्प्शन मोनोलेयर है, ये केमिजॉर्प्शन में होता है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई है, ये केमिजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी, एक्टिवेशन एनर्जी केमिजॉर्प्शन में होती है। तो फिजिजॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी है ए, ये इज करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर फेज पे क्वेश्चन है, फेज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। तो इसमें बोला है कि 3 केमिकल स्पीशीज है, लेकिन कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सिस्टम है ये, क्योंकि इसमें सिंगल फेज इन्वॉल्व है, तो ये बिल्कुल सही बात है। देन हमने नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड केस में बोला है कि NaCl, KCl और वाटर, इसके अंदर 5 फेजेस हैं और 3 कंपोनेंट सिस्टम है। इसके अंदर इट इज़ 5 फेज सिस्टम, 5 फेज नहीं है ये, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज योर लिक्विड। तो यहाँ पर 3 फेज सिस्टम ये आएगा। 3 कंपोनेंट तो ठीक है, बट इसमें फेजेस 3 आएंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें देखिए सेम लिया हुआ है KBr, KCl के प्लेस पे, तो यहाँ ठीक लिखिए स्टेटमेंट कि 3 फेज है और 3 कंपोनेंट सिस्टम है, और इंक्रीज इन ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा है कि सॉल्वोलिटिक रिएक्शन कौन सा है, नॉन एक्वस मीडियम, तो पानी नहीं होना चाहिए, तो पानी किसी भी इक्वेशन में नहीं है, वाटर कहीं भी रिएक्टेंट में नहीं है, तो नॉन एक्वस ही हैं सारे। बट हमें रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखें तो HCl NaCN, और यहाँ बन रहा है NaCl एंड HCN। NaCl सॉल्ट है, HCN आपका सॉल्वेंट है, तो इसमें सॉल्ट और सॉल्वेंट बन रहा है, तो ये एसिड एक्ट कर रहा है, ये बेस एक्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सॉल्वोलिटिक रिएक्शन नहीं है। इसके बाद हमारे पास है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बन रहा है, बल्कि ये जो H2S हमने जो सॉल्वेंट ले रखा है, ये पार्ट्स में यहाँ पे ऐड हो गया सॉल्ट के अंदर। तो सॉल्वोलिटिक रिएक्शन आपकी क्या है, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट क्या बना रहा है, एसिड प्लस बेस, तो ये हमारी सॉल्वोलिटिक रिएक्शन है, दिस इज सॉल्वोलिटिक रिएक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, और यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट और वाटर, तो ये सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अमोनिया है, अमोनिया का जो केटायन है दैट इज़ अमोनियम, तो ये एसिड होगा, और ये फर्निश करेगा एमाइड NH2, तो ये आपका बेस होगा। यहाँ पर फिर से SO और SO3 जो मिलके SO2 बनाएंगे, एक बढ़िया सॉल्वेंट है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट, तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देन लास्ट क्वेश्चन है एल्कली मेटल्स पे, कि एल्कली और एल्किलाइन अर्थ मेटल जब लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होते हैं तो ब्लू सॉल्यूशन बनाते हैं, और ब्लू सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड होता है जितना ज़्यादा आप एल्कली मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, लास्ट में ब्रॉन्ज फेज सेपरेट आउट, आपको ब्रॉन्ज कलर मिलता है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला कि सीजियम नहीं देता है ब्लू कलर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सारी एल्कली मेटल ब्लू सॉल्यूशन देते हैं, तो क्योंकि सीजियम तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपना आयनाइज कराएगा, तो इसमें भी ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर बी इज करेक्ट।
देन सी ऑप्शन में बोला है कि ब्लू कलर सॉल्यूशन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो कि मेटल डिसॉल्ट से इंडिपेंडेंट होता है, एंड इट हैज़ ब्रॉड मैक्सिमा एट दिस वेवलेंथ, तो करेक्ट है। देन डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक होते हैं, ये भी सही है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।